तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो वैसे तो हम लोगों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो इसीलिए तुम हमसे यहाँ पर माफ़ी मांग लो, हम भूल जाएंगे कि अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था। और अब अंडरवर्ल्ड प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो गुस्से में अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि तुम लोग चाहे वो बार बार मेरे लिए प्रॉब्लमों को क्रिएट करते रहे हो और अब तुम चाहते हो कि मैं ही तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगू। जो सुनकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में यहाँ पर हेवन गोल्ड रियलम के पीक के भी कल्टीवेटर मौजूद है, तो इसीलिए तुम्हें हमारे सामने एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं अब तुम्हें यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम जो है वो देता हूँ। 3 सेकंडों के अंदर तुम्हें अपना हाथ जो है वो काटना होगा, जिसके बाद मैं तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होते हैं वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर, लगता है कि ये हम पर मरना चाहता है, तो चलो इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। जो सुनकर वैन जियाओ भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब वैन जियाओ जो होता है वो अपने हाथों से वहाँ पर कोई सिंबल जो होता है उसे बनाने लगता है, और उसे बनाते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर सीधे किन्नान की तरफ जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो वैन जियाओ होता है वो भी अपने दोनों फैदर जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो भी उन दोनों को देखने के बाद तैयार होते हुए जो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। और हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर जो उन दोनों के अटैक होते हैं उन्हें रास्ते में ही रोक देता है। और ऐसा करने के बाद कि नान उनसे बोलता है कि तुम लोगों के 3 सेकंड का टाइम जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए अभी भी तुम लोगों के पास में टाइम है कि अपने हाथ को काट कर यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग लो, नहीं तो वैसे भी तुम मेरे हाथों से मरने ही वाले हो। जो सुनकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाकर इसे चारों तरफ से घेर लो। और अंडरवर्ल्ड प्रिंस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो जाकर के नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि ब्रदर वैन जियाओ, हम लोग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करते हैं। जो सुनने के बाद वैन जियाओ भी उसे ओके बोल देता है। और हम देखते हैं कि वैन जियाओ जो होता है वो अब अपनी मोस्टर वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। और मोस्टर वाली फॉर्म के अंदर आते के साथ ही वो अटैक को बनाने लगता है, जिसका नाम की ग्रेट पैंग इमोर्टल स्क्रिप्चर होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है, जिसके अटैक का नाम 9 डिस्ट्रिक्ट्स डीमन फ्लैश होता है। और अब दोनों अपने अटैकों को बनाते के साथ ही सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ अपने अटैकों को शूट कर देते हैं। जो देखकर कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मामूली से अटैक मुझे कुछ कर पाएगी। और इतना बोल कर कि नान जो होता है वो अपनी स्काई स्ट्राइक अटैक को बनाकर सीधे जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उसके ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो भी किन्नान के अटैक से सही टाइम पर बच जाता है। लेकिन अब किन्नान के उस अटैक को देखने के बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस घबराते हुए बोलता है कि ये अटैक तो वही है। और इतना बोलते के साथ ही अब अंडरवर्ल्ड प्रिंस के पसीने जो होते हैं वो छूटने लगते हैं। और वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसे कि लियो होंग बैटल ग्राउंड के अंडर गेट कीपर बनाया गया था। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, चलो फाइनली तुमने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो घबरा कर पीछे हटते हुए किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, यहाँ पर फाइट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, कंपनसेशन के तौर पर अपने एक हाथ को काटने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें ये मैटर जो है वो यहीं के पर ही भूलना होगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही चांस जो था वो दिया था, लेकिन तुम लोगों ने ही उस चांस का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो इसीलिए अब तुम लोग मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो भी अंडरवर्ल्ड प्रिंस के पास में आ जाता है। जो देखकर अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ, अब हमें क्या करना चाहिए। जो सुनकर वैन जियाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर हम यहाँ से जाना भी चाहे तो ये हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, तो इसीलिए हम लोगों के पास में अब एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का, कि पहले हमें इसे हराना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि इसका मतलब अब हमारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा, इन द एंड हमें यहाँ पर मरते टाइम तक फाइट जो है वो करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो अपने सभी साथियों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने पास से तालिस्मान को निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि वो ऐसी बात है तो मैंने भी तुम लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर कर कर रखा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ह्यूमन इमोर्टल तालिस्मान को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है जो कि उसे ब्लिस इमोर्टल एम्परर ने दिया था। और जैसे ही वो तालिस्मान एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक ब्लैक ड्रैगन निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही जो वो ब्लैक ड्रैगन होता है वो अपनी फायर से उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और ब्लैक ड्रैगन को देखते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी काफ़ी घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही जो ब्लैक ड्रैगन का अटैक उनसे टकराने वाला होता है हम देखते हैं कि उनकी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिस कारण ब्लैक ड्रैगन का अटैक उन तक नहीं पहुँच पाता। जिसके बाद अंडरवर्ल्ड प्रिंस जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि जो ये ब्लैक ड्रैगन है इसे मैं तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे कुछ टाइम तक यहाँ पर संभाल कर रखोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे कि तुम यहाँ पर ह्यूमन इमोर्टल तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगोगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी से ही डर लगने लगा? अभी तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने बस फाइट स्टार्ट की है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस के ऊपर सीधे डिस्ट्रक्शन बैटल फीस्ट अटैक को कर देता है जिसे कि जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी अपने हाथों से रोकने लगता है। और किन्नान के अटैक को रोकते हुए ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो वहाँ पर 9 डिस्ट्रेस हेल का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी बैंडेजों का इस्तेमाल करते हुए जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो किन्नान को उन बैंडेजों के अंदर पकड़ लेता है और उसके बाद चिल्लाते हुए वैन जियाओ से बोलता है कि वैन जियाओ अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो भी किन्नान के ऊपर अपने फैदरों से अटैक कर देता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन बैंडेजों को उखाड़ना शुरू कर देता है और उन्हें उखाड़ते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन मामूली सी बैंडेज का इस्तेमाल कर कर मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लोगे? और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस की सभी बैंडेजों को उखाड़ देता है जिस कारण हम देख पाते हैं कि अंडरवर्ल्ड प्रिंस की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो जंप कर कर वैन जियाओ का जो अटैक होता है उससे भी बच जाता है। और उस अटैक से बचते हुए जो किन्नान होता है वो सीधे अपने पैर को वैन जियाओ के ऊपर रखता है और वैन जियाओ के ऊपर रखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो एक गोल्डन बर्ड हो, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे माउंट बन जाओ? तो जो सुनकर के जो वैन जियाओ होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी होगी मैं तुम्हारा माउंट बनूं? और इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो अटैक कर कर किन्नान को अपने आप से दूर कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर फोरबिडन टैब ऑफ फ्लैश जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बैटल जोन का इस्तेमाल करने लगता है जिस कारण हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन जोन होता है वो चारों तरफ बनने लगता है जिसे बनाने के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने आप वाइट स्लैश फ्लाइंग स्पिरिट आर्ट का भी इस्तेमाल करने लगता है और उस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है सबसे पहले मुझे जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस है उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा और अंडरवर्ल्ड प्रिंस को ख़त्म करने के बाद में जो वैन जियाओ है उसे आराम से निपटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एकदम से अंडरवर्ल्ड प्रिंस के पीछे आ जाता है। जो देखने के बाद वैन जियाओ चिल्लाते हुए अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि वो तुम्हारे पीछे है। और वैन जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को अंडरवर्ल्ड प्रिंस की बॉडी के आर पार कर देता है जिस कारण हम देखते हैं कि इससे अंडरवर्ल्ड प्रिंस भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जो देखने के बाद अब जो वैन जियाओ होता है वो गुस्से में अटैक करते हुए चिल्लाकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और इतना बोलकर वैन जियाओ किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करता है लेकिन जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो वहाँ पर डीमन ब्लड स्केपिंग आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो वहाँ से भाग सके जिस कारण अब हम देख पाते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उसके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि ब्रदर वैन जियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने यहाँ पर मुझे टाइम नहीं दिया होता तो मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इतना बोलते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान याद रखना कि जब हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे तो उस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अंडरवर्ल्ड प्रिंस से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस टाइम पर मैं फॉर्मेशन के अंदर हूँ तो चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन मुझे चोट नहीं पहुँचा पाओगे।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई कर जरूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही कि नान डेथ अपॉन द एरिया इस टैग का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधे आकर जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस की शील्ड होती है उसे टकराता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि अब अंडरवर्ल्ड प्रिंस की भी शील्ड टूटने लगती है, जो देखकर वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड प्रिंस के मरते के साथ ही एकदम से जो उसका ब्लड होता है उसके अंदर जो बुलबुले होते हैं वो होने लगते हैं, जिसे देखकर किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड प्रिंस की बॉडी के अंदर से एक सिंबल जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बॉन डीमन इमोर्टल एम्परर के सक्सेसर को मारने की। मैं बॉन डीमन इमोर्टल एम्परर इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर जान से मार दूंगा। और उस बॉन डीमन इमोर्टल एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जो वो सिंबल होता है उसे भी काट देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने जो अंडरवर्ल्ड प्रिंस था उसे मार दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर सील करने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे से जान बचाकर भी भाग जाते हो तो उसके बाद भी तुम मेरे माउंट बनने से खुद को नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर किसी सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो चैनें होती है वो आकर वैन जियाओ से चिपक जाती है, जिस कारण वैन जियाओ भी आकर ज़मीन पर गिरता है। लेकिन तभी वैन जियाओ की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिस कारण वे चैनें टूट जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पैंग एम्परर होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं पैंग एम्परर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे वैन जियाओ के साथ में ऐसा करने की। और पैंग एम्परर के इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मामूली सी एनर्जी मुझे यहाँ पर डरा सकती है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पैंग एम्परर की एनर्जी जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब जो वैन जियाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बस तुम इंतज़ार करना, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो एकदम से वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी समझदार निकला, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जो है वो ये मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा। बस एक बार मुझे यहाँ पर पेयरलेस रूलर जो है वो बनने दो। पेयरलेस रूलर बनने के बाद जो पैंग एम्परर है मैं उसे भी अपना माउंट बना लूँगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर बाप बेटे दोनों की सवारी किया करूँगा। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी ख्वाबी पुलाव जो होता है वो पकाना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब हम उसे ह्यूमन इमोर्टल तालिस्मान का जो ड्रैगन होता है उसे देखते हैं, जो कि अभी भी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद के नान भी शौक होते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ह्यूमन इमोर्टल तालिस्मान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है अब ये टाइम आ चुका है मेरा भी यहाँ से निकलने का, क्योंकि अभी के टाइम पर मेरे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं ह्यूमन गॉड रियलम के 8 लेवल की कल्टीवेटर का सामना कर पाऊँ। और यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो हेवन गॉड रियलम की पीक के भी कल्टीवेटर मौजूद है, तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और इतना सोचते ही किन्नान वहाँ से निकल जाता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान वहाँ से काफ़ी दूर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद किन्नान भी अब सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अब मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि वे लोग यहाँ तक मेरा पीछा करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मुझे यहाँ पर एक कल्टीवेशन के लिए सेफ पैलेस जो है वो ढूंढना होगा, ताकि मैं ह्यूमन गॉड रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किन्नान की जो कल्टीवेशन है वो इस टाइम पर ह्यूमन गॉड रियलम के 4th लेवल पर पहुँच चुका है, और उसकी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू जो इसने जो ब्लिस इमोर्टल एम्परर के द्वारा दिया गया पैलेस था वहाँ पर कल्टीवेट करने के कारण बढ़ी है। और अब इतना सोचने के बाद जो कि नान होता है वो अपने पास से बैच को निकाल कर कल्टीवेशन के लिए किसी पैलेस को ढूंढने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि 9 मॉडल ये रिवर जो है वो अपेयर हुआ है। और अब 9 मेलेडी रिवर का नाम सुनते के साथ ही कि नान भी थोड़ा सा शौक होता है और वो बोलता है कि आखिर ये 9 मेलेडी रिवर क्या है, क्या मुझे वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए जाना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसके हाथ में एम्प्रेस फियो का जो रिबिन होता है वो एकदम से एक्टिवेट होने लगता है, और हम देखते हैं कि जो एम्प्रेस फियो होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है। और बाहर आने के बाद अब जो एम्प्रेस फियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि 9 मेलेडी रिवर जो है वो अभी 3 महीने तक असेंबल जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए।
और एम्प्रेस फियू की इस बात को सुनने के बाद कि नान भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो एम्प्रेस फियू से पूछता है कि एम्प्रेस आप कहना क्या चाहती हो, मैं आपकी बात को समझा नहीं। जो सुनकर एम्प्रेस फियू जो होती है वो कि नान से बोलती है कि नान क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है वो तुम्हारे लिए इनफ रहने वाला है इमोर्टल बनने के लिए? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किस तरह से मार्शल मोनाच और मार्शल गोल्ड रियलम पर पहुंचे थे? तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों के कल्टीवेशन पाथ और तुम्हारे कल्टीवेशन के पाथ में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो इसीलिए अगर तुम इमोर्टल बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ पर जो गोल होने वाला है वो बाकी लोगों से डिफरेंट होने वाला है। और अगर बात की जाए मेरी, तो जिस टाइम पर मैंने पहली बार इमोर्टल बनने के लिए यहाँ पर ट्राई किया था तो मैं अपने पहले अटैम्प्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद मैंने दूसरी बार ट्राई किया और मैं बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर इमोर्टल बन पाई थी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर 14 इमोर्टल एंशिएंट पैलेसों की ज़रूरत पड़ी थी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस क्या आप कहना चाहती हो कि अगर मुझे इमोर्टल बनना है तो मुझे कम से कम 14 इमोर्टल पैलेस या फिर उससे भी ज़्यादा इमोर्टल पैलेसों की ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप भी जानती हो कि जो इमोर्टल पैलेस है उन्हें ढूंढ पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसी अलग अगर मैं यहाँ पर 14 इमोर्टल पैलेस को ढूंढूंगा तो इस तरह से तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। जो सुनकर एम्प्रेस फियो जो होती है वो कि नान से बोलती है कि इमोर्टल एंशिएंट बैटलफील्ड और जो फॉरबिडन पैलेस होते हैं वो 20 से 40 साल के अंदर एक बार ही अपेयर होते हैं, और कोई नहीं जानता कि इनके अपेयर होने की संख्या जो होती है वो कितनी ज़्यादा या फिर कितनी कम होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए 9 हेवन सुप्रीम की, तो वे इस चीज़ को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस बार डिसाइड किया है कि वे केवल 3 ही इमोर्टल एंशिएंट पैलेसों को अपेयर करेंगे। और अब 3 इमोर्टल पैलेसों का नाम सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या केवल 3 ही पैलेस अपेयर होने वाले हैं? इस तरह से तो मैं कभी भी इमोर्टल नहीं बन पाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वह एम्प्रेस फियू से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इमोर्टल बनने का केवल एक ही तरीका है, मुझे यकीन है कि इससे अलग भी कोई और भी जो रास्ता है वो ज़रूर होगा। जो सुनकर एम्प्रेस फियू की नान से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा भी रास्ता है। अगर बात की जाए मेरे सेकंड अटैम्प्ट की, तो उस टाइम पर केवल 9 ही इमोर्टल एंशिएंट पैलेस अपेयर हुए थे, लेकिन मैंने एक ट्रिक का इस्तेमाल कर उन्हें टोटल 14 बना दिए थे। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि एम्प्रेस क्या आप मुझे भी बता सकते हो कि आखिर वो ट्रिक क्या थी? जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियू जो होती है वो कि नान से बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें वो ट्रिक जो है वो नहीं बता सकती हूँ, और उससे अलग अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बता भी दिया तो तुम उस ट्रिक से कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं कमा पाओगे। लेकिन अगर हाँ, तुम मुझे एक फेवर के लिए यहाँ पर प्रॉमिस करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ पर जो इमोर्टल एंशिएंट पैलेस है उनकी संख्या जो है वो कम से कम 14 तक पहुँचा दूंगी। तो बताओ क्या तुम एक फेवर के लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, और वो एम्प्रेस फियू से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से आपका मेरे ऊपर एक फेवर रहा। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस फियो जो होती है वो वहाँ से डिसअपेयर होने लगती है, और वहाँ से डिसअपेयर होते हुए कि नान से बोलती है कि ठीक है, तो अभी ये डील रही, और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ठीक है, तो मैं 9 मेलोडी रिवर जो है उसके अंदर तो नहीं जा सकता, तो चलो अब जो स्काई टाई हुआंग सेक्ट है वहाँ पर थोड़ा घूम कर आते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है एम्प्रेस फियू जो है वो ऑनरेबल एल्डर है स्काई ताई हुआंग सेट की, तो इसीलिए मुझे स्काई ताई हुआंग सेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली। और कि नान ये सोच ही रहा होता है तभी आसमान से कोई चीज़ सीधे कि नान की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद कि नान भी अपने मन में सोचता है कि क्या जो लॉन्ग स्वान लिंग था उसने इतनी जल्दी अटैक कर दिया। और इतना बोलते ही कि नान चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में एक स्क्रॉल जो होता है वो आकर रुक जाता है, जिसके अंदर से एकदम से जो कि होंग होता है उसकी इमेज निकल कर बाहर आ जाती है। और अब जो कि होंग होता है वो बाहर आने के बाद कि नान से बोलता है कि ब्रदर कि नान ये मैं हूँ, क्यों होंग, क्या मैं आपको याद हूँ? और अब क्यों होंग को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसे पहचान लेता है, और वो उसे बोलता है कि अरे हाँ बिल्कुल, तुम मुझे बहुत ही अच्छे से याद हो। और इतना बोलकर कि नान अपने मन में सोचता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, 9 हेवन के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर तुम्हारी ही तो बॉडी यूज की थी। और कि नान के इतना सोचते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो कि नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर कि नान मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही मुझे दोबारा से यहाँ पर लाइफ में आने का मौका मिल पाया है। और ब्रदर कि नान अगर मैं सही हूँ तो आप यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव करना चाहते हो ताकि तुम जो इमोर्टल है वो बन सको, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर अभी अभी एक मिशन लिया है जिसके अंदर की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप मेरे साथ में क्यों नहीं चलते? और ब्रदर कि नान अगर आपको मेरे ऊपर जरा सा भी डाउट हो तो मैं यहाँ पर इमोर्टल डीमन ओथ जो है उसे लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आपको बिट्रे करूँ तो यहाँ पर मेरे ऊपर से हेवन की लाइट गिरे और मेरी सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाए। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए क्यों होंग से बोलता है कि क्यों होंग तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है।
क्योंकि ये किस्मत ही है जिसने कि हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ा था और हम लोग जो है वो दोबारा से 9 हेवन के अंदर मिल पाए हैं। तो इसीलिए तुम मेरा जो है वो साइलेंट एंशिएंट सिटी के अंदर इंतज़ार करो। मैं कुछ ही दिनों में जो साइलेंट एंशिएंट सिटी है उसके अंदर पहुंच जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए गिन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ब्रदर गिन्नान, मैं आपका जो साइलेंट सिटी है उसके अंदर इंतज़ार करूँगा। और इतना बोलते कि शादी क्यों होंग जो होता है वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद गिन्नान अपने मन में सोचता है कि बात की जाए साइलेंट एंशिएंट सिटी की तो ये 23 एंशिएंट सिटी में से एक है जो कि स्काई ताइहुआंग सेक्ट के अंदर आती है। और अगर बात की जाए स्काई ताइहुआंग सेक्ट की तो यहाँ पर जो 10,000 डाओ इमोर्टल बैज है उसके अकॉर्डिंग जो स्काई ताइहुआंग सेक्ट है वो 19 ब्लेसेड इमोर्टल लैंडों में से एक है। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 डाओ सीकिंग लैंड भी मौजूद है। तो इसीलिए जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तो मैं इसके बारे में जो क्यों होंगे उससे पूछ लूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब गिन्नान सिटी के अंदर जाने लगता है। और अब जैसे ही गिन्नान सिटी के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर अलग अलग लोग जो होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे 10,000 इमोर्टल स्टोन दो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आप किस तरह से जो स्काई ताइहुआंग सेक्ट है उसके आउटर डिसाइपल बन सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ताइहुआंग सेक्ट के जो आउटर डिसाइपल का यहाँ पर ट्रायल होने वाला है उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ। और अब उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और किनान के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर डिसाइपलों की काफ़ी लंबी लाइन जो होती है वो लगी होती है और सामने जो पिलर होता है उस पर जा जाकर सभी डिसाइपल अपने हाथ को रख रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम खड़े हुए एक एल्डर को देखते हैं जो कि उन लोगों का जो रिजल्ट होता है उसे अनाउंस कर रहा होता है। और एक बंदे के रिजल्ट को देखकर वो बोलता है कि ठीक है, इसके पास में टेस्टिंग टेयर की इमोर्टल रूट है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो यहाँ पर इमोर्टल रूट का टेस्ट हो रहा है तो चलो मैं भी ट्राई कर देखता हूँ, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आखिर मेरी इमोर्टल रूट जो है वो किस ग्रेड की है। और वहीं लगातार जो एल्डर होता है वो रिजल्ट को अनाउंस कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो बोलता है कि इसके पास में पोटेंशियल लोअर ग्रेड की इमोर्टल रूट है और इसके पास में नेटल इमोर्टल रूट है मिडल ग्रेड की। और इसके पास में कोई भी इमोर्टल रूट नहीं है और इसके पास में भी कोई भी इमोर्टल रूट नहीं है और इसके पास में भी कोई भी इमोर्टल रूट नहीं है। जिसके बाद हम वहाँ से दूर बैठे हुए एक एल्डर को देख पाते हैं जो कि बोलता है कि अभी तक भी हमें यहाँ पर कोई भी कल्टीवेटर जो है वो ऐसा नहीं मिला जिसके पास में कि नेटल अपर ग्रेड की इमोर्टल रूट हो। थर्ड एल्डर, मुझे डर है कि हम लोग जो है वो अपनी 22 सिटियों को खोने वाले हैं। जोसन का जो थर्ड एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने आप पे पेशेंस रखना चाहिए, अभी भी दिन जो है वो बचा हुआ है और वैसे भी अगर हम हार भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जोश उनका दूसरे वाला एल्डर एकदम से शौक हो जाता है और वो किनान को देखते हुए बोलता है कि इस कल्टीवेटर का ओरा जो है वो काफ़ी यूनिक है और मेरी कल्टीवेशन ह्यूमन गोड रियलम की पीक पर है और मैं अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल कर भी इस बंदे की कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा। जोश उनका थर्ड एल्डर जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, इस यंग मैन के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग है, क्योंकि मैं ह्यूमन इमोर्टल रियलम की पीक पर हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं भी इसके अंदर नहीं झांक पा रहा। लगता है कि ये वही है जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे थे। और अब थर्ड एल्डर के इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि आकर स्टोन पिलर के ऊपर अपने हाथ को रखता है, लेकिन स्टोन पिलर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में तो इमोर्टल रूट है तो फिर आखिर ये गोल्डन पिलर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। क्या इसका कारण ये है कि जो मेरी इमोर्टल रूट है उसे गॉड ऑफ वार के द्वारा रिफाइन किया गया है, इसीलिए जो ये गोल्डन पिलर है ये रिएक्ट नहीं कर रहा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही गोल्डन पिलर के पास में खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि इसके पास में भी इमोर्टल रूट नहीं है तो अब अगला आओ। और अब इस चीज़ को सुनकर जो दूर बैठा हुआ वो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में भी इमोर्टल रूट नहीं है। जो सुनते के साथ ही थर्ड एल्डर जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि हमने इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर ली थी। जो सुनकर दूसरे वाला एल्डर बोलता है कि अपर ग्रेड की इमोर्टल रूट मिल पाना इतना आसान नहीं होता, लगता है कि अब हम लोगों का यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर ये क्या है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डन पिलर होता है वो एकदम से रिएक्ट करने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलकर सीधे आसमान में एक सूरज जैसी शेप जो होती है वो ले लेती है, जिसके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जिसे देखते के साथ ही गोल्डन पिलर के पास में खड़ा हुआ वो एल्डर भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये तो इंटेंट रेयर फिनोमिना इमोर्टल रूट है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसके पास में इंटेंट रेयर फिनोमिना इमोर्टल रूट है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में इतनी पावरफुल इमोर्टल रूट कैसे हो सकती है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब नान भी खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसे कि गॉड ऑफ वार के द्वारा रिफाइन की गई इमोर्टल रूट से उम्मीद ही की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू दूर बैठे हुए उस एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि जो गोल्डन पीरियड था वो इस शुरू में रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो इस रेयर फिनोमिना को बनाने के अंदर बिजी था। जो सुनते के साथ ही जो थर्ड एल्डर होता है वो भी अब थोड़ा शांत होने लगता है। वो शांत होते हुए बोलता है कि चलो इतने टाइम के इंतजार में फाइनली हमें वो मिल ही गया जिसका कि हम इंतजार कर रहे थे। जोसन का दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैं अब और इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता, मैं इसके पास में जा रहा हूँ ताकि मैं इसे अपनी सेक्ट के अंदर इनवाइट कर सकूँ। जो सुनने के बाद थर्ड एल्डर भी बोलता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा खाना टेबल के ऊपर लगा हुआ होता है। और क्यू होंग के साथ वाली लड़की बोलती है कि ब्रदर क्यू होंग क्या वो पर्सन आने वाला है। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने जो ब्रदर की नान है उसे मैसेज सेंड कर दिया था और उन्होंने बताया है कि वे जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन अगर तुम इंतज़ार नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें कंपनी देने के लिए नहीं बोला था। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी थोड़ा गुस्सा करते हुए क्यू होंग से बोलती है कि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे गाली दे देती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद क्यू होंग भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। और जो कि नान होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग लो फाइनली हम लोग मिल ही गए। जो सुनते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो किन्नान को ग्रीट करने लगता है और वो किन्नान को ग्रीट करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर किन्नान आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, इसीलिए प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान एकदम से क्यू होंग के पास में आ जाता है। क्यू होंग के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि क्यू होंग हम लोग जो है वो भाई है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में इस तरह से पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद क्यू होंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो भाई है। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यू होंग के साथ वाली लड़की होती है वो किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा करने लगती है। और गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये क्यू होंग को भाई बता रहा है, मानना पड़ेगा कि ये बंदा जो है वो कनेक्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही क्यू होंग किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान इससे पहले कि हम यहाँ पर बिजनेस की बात करें उससे पहले आप एक बार जो ये इमोर्टल क्रेन रेस्टोरेंट है इसका खाना खाकर क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पर अपने फेमस फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मुझे यकीन है कि यहाँ का खाना जो है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और क्यों होंगे इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो थर्ड एल्डर और जो उसके साथ वाला एल्डर होता है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद क्यों होंगे के साथ वाली लड़की भी शौक होते हुए बोलती है कि ये तो थर्ड एल्डर है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो थर्ड एल्डर के पास में आने के बाद उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देने लगती है। तभी क्यू होंग जो होता है वो थर्ड एल्डर से बोलता है कि थर्ड एल्डर मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको इन्वाइट नहीं किया था, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्यू होंग मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ पर मौजूद होगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो थर्ड एल्डर होता है वो क्यू होंग से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर क्यू होंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी थी इसीलिए मैं बिना आपको बताए ही आपके रूम के अंदर आ गया। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा यहाँ पर आने का इंटेंशन आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि जो आपके साथ में ये पर्सन खड़ा हुआ है मैं इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहना चाहता हूँ। और थर्ड एल्डर की इस बात को सुनने के बाद किन्नान को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ में बात करनी है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही क्यू होंग भी एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम मेरे बड़े भाई को क्यों ढूंढ रहे हो। जो सुनकर थर्ड एल्डर भी हंसते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों इसके पास में इंटेंट रेयर फिनोमिना इमोर्टल रूट है, क्योंकि ये आपका बड़ा भाई है। मानना पड़ेगा कि आप दोनों ही भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कि ओंग के साथ वाली लड़की होती है वो भी शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या इसके पास में इंटेंट रेयर फिनोमिना इमोर्टल रूट है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि अगर ब्रदर क्यू होंग की बात की जाए तो उसके पास में भी ये अपर ग्रेड इमोर्टल रूट है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये पर्सन है ये ब्रदर क्यू होंग से भी ज़्यादा टैलेंटेड होगा। और उस लड़की के इतना सोचते ही जो दूसरा एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम्हारे टैलेंट की बात की जाए तो वो सच में आउटस्टैंडिंग है। अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें इनर डिसाइपल के रूप में रिक्रूट करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर क्यू होंग के साथ वाली लड़की भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसे डायरेक्ट इनर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या हुआ अगर इसके पास में इंटेंट रेयर फिनोमिना इमोर्टल रूट है तो उसके बाद भी ये यहाँ पर इतने बड़े ऑफर को यहाँ पर डिजर्व नहीं करता। और इतना सोचकर अब वो क्यू होंग की तरफ देखने लगती है और वो क्यू होंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सब ब्रदर क्यू होंग के कारण है।
उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो गिनान से बोलता है कि अगर तुम हमारे इनर डिसाइपल बन जाते हो तो जो हमारी सुप्रीम डोजम फैक्शन है वो तुम्हें शैंग जिंग टियान स्मॉल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर खुद का स्टेटस जो है वो देगी, जिस कारण कोई भी तुम्हें नहीं छेड़ पाएगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट के अंदर इनर डिसाइपल बनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो 3 एक्सट्रीमिटी लेवल होते हैं उन्हें मास्टर करना होता है और उसी के साथ में तुम्हारे पास में बेस्ट क्वालिटी की इमोर्टल रूट भी होनी चाहिए, जिसके बाद ही तुम इनर डिसाइपल जो है वो बन सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली इनर डिसाइपल का ऑफर देने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनकर कि ना जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि सीनियर आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं किसी भी फैक्शन को ज्वाइन करना नहीं चाहता। और अब गिनान की इस बात को सुनते के साथ ही वो एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए गिनान से बोलता है कि क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो थर्ड एल्डर होता है वो भी गिनान से बोलता है कि कल्टीवेटर आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के चांस जो होते हैं वो लाइफ में दोबारा नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने अच्छे चांस को अपनी लाइफ से जाने देना चाहिए। और अब थर्ड एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।